स्टूडेंट्स, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सभी का एचएन अध्ययन पर स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ एमसीक्यूज यानी कि कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आज हम करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास में, ताकि आपको पता चलेगा कि टीचिंग एप्टीट्यूड जो चैप्टर है, जो बच्चों को काफी ज्यादा इजी और काफी ज्यादा सरल लगता है, वहां से कैसे क्वेश्चन जो है वो आजकल आपसे पूछने लगे हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड से आजकल काफी हाई ऑर्डर के यानी कि काफी हाई लेवल ऑफ थिंकिंग के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है। और वो क्वेश्चन आपसे तभी बनेंगे जब आपने सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट को क्लियर अच्छे से पढ़ा है, और फिर उसके बाद में आपने जब कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद में अच्छे से प्रैक्टिस करी, तभी वो क्वेश्चन जो है वो आपसे बन सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम, है ना, जो आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड जो आपका चैप्टर है टीचिंग एप्टीट्यूड, उसके हम एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर नॉट ट्रू, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सच नहीं है, सत्य नहीं है। अभी आपको यहाँ पे नॉट जो वर्ड है, ऐसे वर्ड जो है वो कंफ्यूजिंग होते हैं कि कौन सा ट्रू नहीं है या फिर कौन सा ट्रू है, कौन सा इनकरेक्ट है, कौन सा करेक्ट है। ऐसे वर्ड्स को आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि ऐसे वर्ड्स को बच्चे ध्यान से नहीं देखते हैं। सिंपल अगर क्वेश्चन दिख गया उनको, अगर क्वेश्चन उनको इजी लगा, तो जल्दबाजी में जो आता हुआ क्वेश्चन है उसको ढंग से नहीं पढ़ के आने की वजह से आता हुआ क्वेश्चन भी गलत करके आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। तो क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है वो आपसे पूछा है, यानी कि कौन सा ट्रू नहीं है, यानी कि कौन सा गलत है, ठीक है। तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें से गलत है। तो सबसे पहला बोला है, टीचिंग इज जस्ट एन आर्ट, पढ़ाना सिर्फ एक कला है। टीचर्स कैन बी ट्रेन्ड ओनली, यानी कि शिक्षकों को केवल प्रशिक्षित किया जा सकता है, यानी कि शिक्षकों को केवल ट्रेन ही किया जा सकता है। थर्ड है, टीचर्स आर बॉर्न, शिक्षक जो है वो पैदा होते हैं। और फोर्थ है, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि उपरोक्त सभी। तो कौन सा इनमें से गलत है? ये जो सारे ही ऑप्शन है वो आपके गलत है, ठीक है। कैसे गलत है? टीचिंग इज जस्ट एन आर्ट, टीचिंग जो है वो सिर्फ एक कला है। नहीं, अगर आपने मेरे साथ में पेड कोर्सेज में पढ़ाई करी तो आपने पढ़ा होगा, मैंने प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग बताए हैं आपको सबसे पहले ही क्लास में, जहां पे मैंने आपको बताया है टीचिंग इज आर्ट एज वेल एज साइंस। टीचिंग जो है वो आर्ट भी है, यानी कि कला भी है, और एक साइंस भी है। अब आर्ट और साइंस का मतलब क्या है? यहाँ पे आर्ट का मतलब है कि पढ़ाना जो है वो हर किसी के बस की बात नहीं होती है। अब हर कोई इंसान टीचर थोड़ी ना बन सकता है, सबकी अपनी अपनी कला होती है, सबकी अपनी अपनी एक्सपर्टीज होती है। तो वैसे ही टीचिंग जो है वो एक कला होती है जो सब लोगों में नहीं हो सकती है। जिसमें टीचिंग की कला है, जिसमें पढ़ाने की कला है, जिसमें पढ़ाने की आर्ट है, वो पढ़ा सकता है, वो टीचिंग कर सकता है। बाकी सभी लोग जो है वो टीचिंग नहीं कर सकते, क्योंकि सभी में टीचिंग की कला जो है वो नहीं होती है। तो इसलिए टीचिंग एक तो आपकी कला होती है, दूसरा टीचिंग जो है वो आपकी साइंस भी होती है। साइंस होने का क्या मतलब है? यहाँ पे साइंस होने का मतलब है कि हम टीचिंग में कुछ रूल्स का इस्तेमाल करते हैं। साइंस में हम हमेशा कुछ ना कुछ नियमों का प्रयोग करते हैं, नियम के आधार पे हम चीजों को पढ़ाई करते हैं, हम चीजों को पढ़ते हैं। तो वैसे ही टीचिंग में भी कुछ नियम होते हैं। आपने अगर अगेन मेरे साथ में पेड कोर्सेज में पढ़ाई करी है तो मैंने आपको पढ़ाए हैं मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग मैंने आपको पढ़ाए होंगे, टोटल 12 मैक्सिम्स होते हैं, ठीक है। वो 12 क्या है? वो 12 हमारे पास में रूल्स है कि हमको टीचिंग को किस तरीके से करना चाहिए। जहाँ पे हमने पढ़ाए है ना, जहाँ पे हम मैक्सिम्स में हमने पढ़ा है कि हमको टीचिंग को सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ लेकर जाना है, नोन से अननोन की तरफ लेकर जाना है, सीन टू अनसीन की तरफ लेकर जाना है। ऐसे करके 12 मैक्सिम्स है। वो मैक्सिम्स क्या होते हैं? मैक्सिम्स का मतलब होता है रूल्स, यानी कि टीचिंग में भी हमको कुछ नियमों को अप्लाई करना होता है, कुछ रूल्स को अप्लाई करना होता है, और साइंस में भी हमको कुछ रूल्स को अप्लाई करना होता है। इसलिए टीचिंग क्या है? वो आपकी साइंस भी है, ठीक है। तो टीचिंग सिर्फ एक कला नहीं है, वो साइंस भी है, वो विज्ञान भी है। तो पहला कथन आपका गलत हो जाता है। दूसरा बोला है, टीचर्स कैन बी ट्रेन्ड ओनली, शिक्षकों को केवल प्रशिक्षित ही किया जा सकता है, ये भी बात आपकी गलत है। और बोला है कि टीचर जो है वो सिर्फ और सिर्फ पैदा ही होते हैं, शिक्षक जो है वो पैदा ही होते हैं, यानी कि टीचिंग जो है वो जन्मजात से ही आपके अंदर होती है। अगर ऐसा होता तो हम सब लोग अभी यहाँ पे बैठ के टीचिंग एप्टीट्यूड के चैप्टर को नहीं पढ़ रहे होते। हम सब में जन्मजात से ही टीचिंग की कला होती, लेकिन सब में वो कला नहीं होती है। तो जिसमें कला होती है वो अच्छी बात है, जिसमें नहीं होती उसको हम सिखा के पढ़ा के डेवलप कर सकते हैं। तो टीचर्स जो है वो हमेशा बॉन्ड नहीं होते हैं। कुछ टीचर्स जो है वो कला से चीजों को डेवलप भी करते हैं बाद में, ठीक है, बाद में चीजों को सीखते भी हैं। जैसे अभी हम यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं, यानी कि अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? टीचिंग की कला को सीख रहे हैं। अगर टीचिंग सिर्फ और सिर्फ टीचर्स अगर जन्मजात से ही बने हुए होते, बॉर्न ही होते, तो हम लोग अभी यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं पढ़ रहे होते, ठीक है। तो इसलिए तीनों ही ऑप्शन आपके गलत है, यानी कि सही आंसर क्या है? ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। अगला सवाल क्या पूछा है? टीचिंग इन हायर एजुकेशन इम्प्लाइज, यानी कि उच्च शिक्षा में शिक्षण का तात्पर्य क्या है वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए हैं। सबसे पहला बोला है, प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन गिवन इन द टेक्स्ट बुक, पाठ्य पुस्तक में दी गई जानकारी को प्रस्तुत करना। आस्किंग क्वेश्चंस इन द क्लास एंड कंडक्टिंग एग्जामिनेशन, यानी कि कक्षा में प्रश्न पूछना और परीक्षा को आयोजित करना। हेल्पिंग स्टूडेंट्स प्रिपेयर फॉर एंड पास द एग्जामिनेशन, छात्रों को परीक्षा की तैयारी करने और उसको पास करने में मदद करना। या फिर हेल्पिंग स्टूडेंट्स टू लर्न,
छात्रों को सीखने में मदद करना, यानी कि उच्च शिक्षा में शिक्षण का तात्पर्य क्या है, हायर एजुकेशन में टीचिंग का तात्पर्य क्या है। ऐसे बच्चों को टेक्स्ट बुक में जो लिखा हुआ है वो पढ़ा दो, बच्चे को सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के लिए तैयार करवा दो, सिर्फ और सिर्फ उससे सवाल पूछो ताकि वो जाके एग्जाम देकर आ जाए, पास हो जाए, दूसरी क्लास में चला जाए। बच्चे को सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के लिए तैयार करना, या फिर बच्चे को चीजें सिखाना, उसको चीजें सिखाने में मदद करना। तो ऑप्शन नंबर जो तीनों है ए बी सी, ये आपको थोड़े से नेगेटिव दिखेंगे। मैंने आपको इससे पहली क्लास में भी बताया था कि हमको क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। जहाँ पे सबसे अलग, सबसे छटा हुआ आपको ऑप्शन दिखेगा वही आंसर होगा, क्योंकि ऑप्शन तो 4 है, आंसर तो एक ही होगा ना, तो जो सबसे अलग होगा वही इसका आंसर होगा। आप देखोगे कि तीनों ऑप्शन ए बी और सी आपको थोड़े से नेगेटिव दिखेंगे, ठीक है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी आपको एकदम पॉजिटिव बात करता हुआ बता रहा है कि भाई हेल्पिंग स्टूडेंट्स टू लर्न, टीचर का क्या काम होता है, छात्रों को सीखने में मदद करना। ये एकदम पॉजिटिव बात है, एकदम सही बात है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका सही आंसर है कि उच्च शिक्षा में शिक्षण का तात्पर्य क्या है, हायर एजुकेशन में टीचिंग जो है उसका मतलब क्या होता है कि बच्चे को चीजें सीखने में मदद करना, उसको हेल्प करना, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला सवाल क्या बोला है, टीचिंग विल बी इफेक्टिव इफ द टीचर, अध्यापक पढ़ाने में प्रभावी होंगे अगर, यानी कि अध्यापक जो है वो कब पढ़ाने में प्रभावी होंगे, कौन सी इन चारों में से वो चीजें इस्तेमाल करेंगे तब उनकी टीचिंग जो है वो प्रभावी बनेगी, यानी कि इफेक्टिव बनेगी। पहला बोला है इज द मास्टर ऑफ सब्जेक्ट, विषय का मास्टर है। अगर टीचर आपका अपने विषय का मास्टर है तो क्या उसकी टीचिंग जो है वो प्रभावी हो सकती है। अगला बोला है हैज मच एक्सपीरियंस इन टीचिंग द सब्जेक्ट, विषय को पढ़ाने में बहुत अनुभव है। कोई टीचर है, उसको अपने विषय को पढ़ाने में काफी सालों से पढ़ा रहा है तो उसको बहुत एक्सपीरियंस है, तो क्या उसकी टीचिंग जो है वो इफेक्टिव होगी। नेक्स्ट बोला है स्टार्ट फ्रॉम व्हाट स्टूडेंट्स नो ऑलरेडी, छात्रों को जो पहले से पता है उससे प्रारंभ करना, यानी कि टीचर को कैसे अपनी क्लास को शुरू करना है, बच्चों को पढ़ाना कैसे है, जो चीजें बच्चों को पहले से पता है वहां से जो बच्चों को नहीं पता है वहां तक लेकर जाना। क्या इस तरीके से जो टीचर है उसकी टीचिंग प्रभावी बन सकती है। फोर्थ बोला है यूज मैनी इंस्ट्रक्शनल एड्स, यानी कि कई निर्देशात्मक एड्स का उपयोग करना। इनमें से कौन सी चीज का इस्तेमाल करके आपकी टीचिंग जो है वो प्रभावी बन सकती है, किसी भी टीचर की टीचिंग जो है वो आपकी इफेक्टिव बन सकती है। तो सभी ऑप्शन जो देखोगे आप, उनमें से आप देखोगे सी वाला ऑप्शन जो है वो एकदम करेक्ट है कि स्टार्ट फ्रॉम व्हाट स्टूडेंट्स नोन टू ऑलरेडी, यानी कि ये हमारा एक मैक्सिम भी है। अब मैंने आपको बताया ना कि मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, वो हमारा टीचिंग का रूल क्या कहता है। अगर आपको टीचिंग को प्रभावी बनाना है तो आपको टीचिंग को कैसे करना चाहिए, आपको टीचिंग को नोन टू अननोन करना चाहिए, नोन टू अननोन करना चाहिए। नोन क्या है, जो बात बच्चे को ऑलरेडी पता है वहां से जो बात बच्चे को नहीं पता है वहां तक बच्चे को लेकर जाना है। जब भी आप क्लास में आ रहे हो, जब भी आप कोई नया टॉपिक शुरू कर रहे हो, उसमें से कोई भी ऐसी बात पकड़ो जो बच्चे को ऑलरेडी पता है, जिसके बारे में बच्चे को ऑलरेडी उसका मतलब पता है, उसके बारे में उसने सुना है, कहीं पे देखा है, ताकि वो चीज बच्चे के दिमाग में रहेगी कि हाँ यहाँ पे मैंने इस चीज को ऐसे देखा था, ऐसे समझा था, वो उससे रिलेट कर पाएगा। अब वो चीज उसको पता है, उसको नोन है, अब नोन से आप उसके बारे में जितने भी अननोन फैक्ट्स हैं जो बच्चे को नहीं पता है वो बताओगे तो उसको आसान तरीके से बातें समझ में आ जाएगी, क्योंकि उसको वो बात पहले से पता थी, तो वो अपनी उस बात को पुरानी बात से रिलेट करके सीखेगा, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप इस तरीके से पढ़ाओगे नोन टू अननोन से, तो आपकी टीचिंग जो है वो इफेक्टिव बनेगी, यानी कि प्रभावी बनेगी। अगर टीचर आपका सब्जेक्ट में मास्टर है तो जरूरी नहीं है कि अगर कोई इंसान अपने सब्जेक्ट में मास्टर है तो उसके पढ़ाने का तरीका भी बहुत अच्छा हो, ठीक है, या फिर टीचर को बहुत सालों से पढ़ाने का एक्सपीरियंस हो, तो भी जरूरी नहीं है कि उसकी टीचिंग जो है वो प्रभावी हो ही हो, ठीक है। पढ़ाने का तरीका कैसा है वो आपकी टीचिंग को प्रभावी बनाता है, ना कि आपके एक्सपीरियंस कितना है, आपको कितना ज्ञान है, कितनी नॉलेज है, ये सब कुछ। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है कि छात्रों को जो पहले से पता है उससे अपनी टीचिंग जो है वो प्रारंभ करनी चाहिए एक टीचर को, अगर वो अपना जो टीचिंग का स्टाइल है वो इफेक्टिव यानी कि प्रभावी बनाना चाहता है तो, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, एजुकेशन इज अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ, शिक्षा एक शक्तिशाली साधन है किसका, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का, पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन का, कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन का, या फिर ऑल ऑफ द अबव। शिक्षा एक शक्तिशाली साधन है किसका, सामाजिक परिवर्तन, व्यक्तिगत परिवर्तन, या फिर सांस्कृतिक परिवर्तन का, या फिर उपरोक्त सभी। तो हम शिक्षा के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन भी ला सकते हैं, व्यक्तिगत परिवर्तन भी ला सकते हैं, सांस्कृतिक परिवर्तन भी ला सकते हैं, यानी कि सोशल, पर्सनल और कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन तीनों ही हम कर सकते हैं शिक्षा के माध्यम से, एजुकेशन से। तो ऑल ऑफ द अबव जो है ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, ठीक है। फिर अगला क्या बोला है, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग एट हायर एजुकेशन लेवल इज, यानी कि उच्च शिक्षा स्तर में शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। यानी कि आपसे आजकल आप देखोगे कि ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन जो है वो काफी ज्यादा पूछने लगे हैं कि टीचिंग का मेन उद्देश्य क्या है, या फिर आपने हायर एजुकेशन में भी देखा होगा
आपसे पूछते हैं कि हायर एजुकेशन में जो एंशिएंट पीरियड था हमारा, उस टाइम पे हायर एजुकेशन का उद्देश्य क्या था। तो ऐसे उद्देश्य वाले यानी कि जनरल आप दिमाग लगा के भी ऐसे सवालों को सॉल्व कर सकते हो आसानी से। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा है, उच्च शिक्षा स्तर पर शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। टू प्रिपेयर स्टूडेंट टू पास एग्जामिनेशन, टू डेवलप द कैपेसिटी टू टेक डिसीजंस, टू गिव न्यू इंफॉर्मेशन, या फिर टू मोटिवेट स्टूडेंट टू आस्क क्वेश्चन ड्यूरिंग लेक्चर। उच्च शिक्षा स्तर पर शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। छात्रों को परीक्षा पास करने के लिए तैयार करना, निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना, नई जानकारी प्रदान करना, या फिर छात्रों को व्याख्यान के दौरान प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना। इनमें से कौन सा जो है वो आपकी टीचिंग का उद्देश्य होता है, इस तरीके से समझ लो। तो कौन सा इनमें से टीचिंग का उद्देश्य है, तो टीचिंग का उद्देश्य है टू डेवलप द कैपेसिटी टू टेक डिसीजंस, निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना। बच्चों में ऐसी क्षमता को विकसित करो ताकि उनकी कोई भी समस्या उनके सामने आती है तो वो अपनी समस्या का समाधान खुद ले सके, अपने डिसीजंस खुद उठा सके। इस तरीके की आपकी टीचिंग होनी चाहिए, यानी कि टीचिंग का उद्देश्य ऐसा होना चाहिए जहाँ पे बच्चे क्या कर सके, बच्चों में ऐसे है ना क्षमता होनी चाहिए जहाँ पे वो अपने निर्णय जो है वो खुद ले सके, स्वयं ले सके। तो टू डेवलप द कैपेसिटी टू टेक डिसीजन जो है उसका सही आंसर है। ठीक है, अगला सवाल क्या पूछा है, 2007 का सवाल है आपका। 2007 में जून में एग्जाम हुआ था, उससे ये सवाल आया था। क्वेश्चन क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग टीचर्स वुड हैव लाइक द मोस्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक आपको सबसे ज्यादा पसंद आएगा। इनमें से कौन सी क्वालिटीज अगर किसी टीचर में है, या फिर इन चारों में से कौन सा टीचर जो है, इन चारों में से कौन सी क्वालिटीज जो है वो आपको टीचर की सबसे ज्यादा अच्छी लगेगी। पंचुअल, हैविंग रिसर्च एप्टीट्यूड, लविंग एंड हैविंग हाई आइडियलिस्टिक फिलोसफी, या फिर हु ऑफन अम्यूजेस हिज स्टूडेंट्स। इनमें से कौन सी जो आपकी है ना जो आपकी है ना कैरेक्टरिस्टिक्स है, आपकी विशेषता है, वो अगर किसी टीचर में होगी तो वो टीचर आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगेगा। सबसे पहले है समय की पाबंदी, पंचुअल होगा, अपने टाइम पे आएगा, टाइम पे जाएगा, टाइम पे क्लास में पढ़ाएगा। ठीक है, अनुसंधान योग्यता के साथ में, ठीक है, यानी कि उसके पास में क्या होगा, रिसर्च एप्टीट्यूड होगा, उसके पास में क्या होगा, हैविंग रिसर्च एप्टीट्यूड, है ना, और क्या है, लविंग और उच्च आदर्शवादी होगा वो, और फिर जो अक्सर अपने छात्रों को खुश करता होगा, अम्यूज करता होगा। तो कैसा टीचर आपको अच्छा लगेगा, ऐसा टीचर जिसके अंदर अनुसंधान योग्यता होगी, जिसके अंदर रिसर्च एप्टीट्यूड होगा, जो नई नई चीजों को खोज करेगा, नई नई चीजों के बारे में जान पहचान करेगा, बच्चों से भी जान पहचान करवाएगा और खुद भी नई चीजों को डेवलप करेगा, खुद भी नई चीजों की खोज करेगा। तो ऐसा टीचर जो है वो सभी लोगों को अच्छा लगेगा, बजाय पंचुअल के, या फिर लविंग एंड केयरिंग के, या फिर अम्यूज प्रेजेंट करेगा बच्चे को। तो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही आंसर है। अगला सवाल क्या बोला है, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। अगेन आपसे पूछा है कि मेन एम क्या है टीचिंग का, टू डेवलप ओनली रीजनिंग, टू डेवलप ओनली थिंकिंग, या फिर ए एंड बी, और टू गिव इन्फॉर्मेशन। केवल तर्क का विकास करना टीचिंग का उद्देश्य होता है, केवल सोच विकसित करना शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है, ए और बी दोनों, या फिर जानकारी देने के लिए। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। सिर्फ जानकारी प्रदान करना ही आपकी टीचिंग का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, बल्कि टीचिंग का उद्देश्य क्या होना चाहिए, बच्चे के अंदर तर्क का विकास करना और बच्चे के अंदर सोच का विकास करना, यानी कि थिंकिंग और रीजनिंग दोनों को ही डेवलप करना है हमको बच्चे के अंदर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला सवाल क्या बोला है, क्वालिटी ऑफ टीचिंग रिफ्लेक्टेड इन, यानी कि परिलक्षित में शिक्षण की गुणवत्ता क्या होती है। बाय द अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, बाय पास परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट, बाय द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड बाय स्टूडेंट, या फिर बाय द ड्यूरेशन ऑफ साइलेंस मेंटेन्ड इन द क्लास। कक्षा में छात्रों की उपस्थिति द्वारा, छात्रों के उत्तीर्ण प्रतिशत से, छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्नों की गुणवत्ता से, या फिर कक्षा में बनी चुप्पी से। क्वालिटी ऑफ टीचिंग कहाँ पे रिफ्लेक्ट होती है, अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है तो उसकी टीचर की पढ़ाने की जो गुणवत्ता है, जो क्वालिटी है, वो कहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट करेगी, कहाँ पे आपको ज्यादा दिखाई देगी। कक्षा में छात्रों की उपस्थिति द्वारा, अगर कक्षा में काफी सारे छात्र उपस्थित हैं तो क्या आप ये बता सकते हो कि इस टीचर की पढ़ाने की जो क्वालिटी है वो काफी ज्यादा अच्छी है, यानी कि पढ़ाने की गुणवत्ता जो है वो काफी ज्यादा अच्छी है। नहीं हो सकता है कि टीचर क्लास में जोक मारता हो, मस्ती करता हो, इसलिए बच्चे आते हैं, जरूर थोड़ा कि बच्चे पढ़ने ही आ रहे हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या बोला है, बाय द पास परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट, छात्रों के उत्तीर्ण प्रतिशत से। तो ये बात भी गलत है कि भाई बच्चे जितने ज्यादा पास होंगे आपकी क्लास से, उससे आपकी टीचिंग की गुणवत्ता नहीं पता चल सकती है। हो सकता है बच्चे पढ़ने में मेहनती हो, बच्चे है ना ज्यादा मेहनती हो, बच्चे मेहनत करते हो, चीजों को सीखते हो, इसके लिए वो पास हो रहे हैं, आपका तो कुछ रोल ही नहीं है उसमें। ठीक है, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। बाय द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड बाय स्टूडेंट, छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्नों की गुणवत्ता से आपकी पढ़ाने की गुणवत्ता जो है वो दिखेगी। कैसे दिखेगी,
मैं पढ़ा रही हूँ और पीछे से बच्चे जो है वो उल्टे सीधे सवाल कर रहे हैं, इसका मतलब मेरे पढ़ाने का तरीका सही नहीं है, बच्चे को मजा नहीं आ रहा है, बच्चा जो है वो बोर हो रहा है, इसलिए वो फालतू के सवाल पूछ रहा है। लेकिन मैं पढ़ा रही हूँ, पढ़ाने के दौरान बच्चे जो है वो मुझसे पढ़ाई से रिलेटेड ही सवाल पूछ रहे हैं, कुछ अच्छे सवाल पूछ रहे हैं, तो वो उनके पूछने सवाल पूछने की जो उनकी है ना, सवाल वो जिस तरीके से पूछ रहे हैं उससे उनके सवाल पूछने की गुणवत्ता से मेरे पढ़ाने की गुणवत्ता जो है वो नजर आएगी। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही आंसर है। और डी क्या बोला है, कक्षा में बनी चुप्पी, यानी कि कक्षा में अगर सभी लोग चुपचाप बैठे हैं तो इससे क्या टीचिंग की गुणवत्ता दिख सकती है, नहीं दिखेगी। ठीक है, तो इसलिए सभी गलत है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, अ टीचर शुड हैव नॉलेज ऑफ लेटेस्ट डेवलपमेंट इन हिज और हर एरिया, in his or her subject area and over his or her subject content in order to, एक शिक्षक को अपने विषय क्षेत्र में नवीनतम विकास का ज्ञान होना चाहिए और उसके विषय में उसकी या उसके विषय की सामग्री का अधिक से अधिक विकास करना चाहिए। क्यों? ताकि इम्प्रेस हिज और हर स्टूडेंट्स, ताकि वो अपने स्टूडेंट्स को, छात्रों को प्रभावित कर सके, इम्प्रेस कर सके। मेकिंग टीचिंग इफेक्टिव, शिक्षण को प्रभावी बना सके, इसके लिए इम्प्रेस द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, संस्था के प्रमुख को है ना प्रभावित बनाने के लिए, जो आपका इंस्टीट्यूशन का जो आपका हेड है, जो आपका है ना प्रमुख है, उसको है ना क्या बोलते हैं, उसको प्रभावित करने के लिए, उसको इम्प्रेस करने के लिए। या फिर गेन इमीडिएट रिकॉग्निशन अमंग पीयर्स, साथियों के बीच तत्कालिक मान्यता प्राप्त करने के लिए। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका सही होगा? तो ऑप्शन नंबर सभी आपके नेगेटिव है, एक को छोड़ के, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर बी। अगर कोई टीचर है, उसको अपने सब्जेक्ट में क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं, क्या बदलाव हो रहे हैं, क्या किस कंटेंट को उसको पढ़ाना चाहिए, किस तरीके से चीज़ों को उसको पढ़ाना चाहिए, अगर ये सब कुछ उसको पता है, क्या सामग्री यूज करनी नहीं करनी, ये सब कुछ उसको पता है, तो ये सब कुछ उसको किसके लिए करना चाहिए? अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए, ना ही बच्चों को इम्प्रेस करने के लिए, ना ही हेड को इम्प्रेस करने के लिए, और ना ही पीयर्स से है ना रिकॉग्निशन लेने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला सवाल क्या बोला है, बिफोर एक्सप्लेनिंग द नीड ऑफ द टॉपिक इट इज इम्पोर्टेंट टू, यानी कि विषय की आवश्यकता को समझाने से पहले यह महत्वपूर्ण है। विषय जो अगर आप पढ़ाने वाले हो उसको समझाने से पहले क्या चीज आपको करनी चाहिए, कौन सी चीज जो है वो टॉपिक को पढ़ाने से पहले जरूरी है? सबसे पहले बोला है मेंटेनिंग हाई डिसिप्लिन इन द क्लास, कक्षा में उच्च अनुशासन बनाए रखना जरूरी है। गेट द अटेंशन ऑफ लर्नर्स, शिक्षार्थियों का ध्यान आकर्षित करना जरूरी है। रेज फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम द प्रीवियस लर्निंग, पिछले शिक्षण से कुछ प्रश्न उठाकर उनसे पूछना जरूरी है। या फिर ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। तो सभी जो है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका सही आंसर है। मैं कोई भी टॉपिक आपको क्लास में पढ़ा रही हूँ, लेकिन पढ़ाने से पहले मुझे क्या इंश्योर करना है, मुझे मेक श्योर करना है कि मेरी क्लास में डिसिप्लिन रहे, ठीक है, अनुशासन बना रहे क्लास में। वरना क्या होंगे, फिर बच्चे जो है वो बदतमीजी करेंगे, पढ़ाई में ध्यान नहीं देंगे। तो डिसिप्लिन होना चाहिए। अटेंशन ऑफ द लर्नर्स, बच्चों का ध्यान जो है वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में होना चाहिए, जो मैं पढ़ा रही हूँ उसमें होना चाहिए, ना कि इधर उधर की फालतू बातों में या फिर मस्ती मजाक में। तो अटेंशन बच्चों का भी लेना जरूरी है पढ़ाने से पहले। और रेज क्वेश्चंस फ्रॉम द प्रीवियस लर्निंग, जो भी मैंने बच्चे को पिछली क्लास में पढ़ाया है उससे जुड़े हुए कुछ सवाल बच्चे से पूछूं, ताकि मेरे को पता चले कि भाई जो मैंने पढ़ाया है क्या वो बच्चे को समझ में आया या फिर नहीं समझ में आया। समझ में आया तो फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक जो है वो शुरू करूंगी। तो ये भी जरूरी है, पढ़ाने से पहले मुझे बच्चे से प्रीवियस लर्निंग के बारे में सवाल भी पूछने चाहिए। तो सभी ऑप्शन जो है वो आपके सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ऑल ऑफ द अबव वो इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इज टू, यानी कि शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? फैसिलिटेट स्टूडेंट व्हेन इट कम टू कंस्ट्रक्शन of knowledge and understanding, cover the prescribed syllabus, create a relaxed teaching and learning environment, या फिर take classes regularly। अब आप देखोगे कि ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य वाले सवाल आपसे 3 पूछ लिए गए हैं। इस वीडियो में मैंने आपको 3 सवाल बता दिए जहां पे आपसे टीचिंग के उद्देश्य पूछे हैं और अलग अलग घुमा घुमा के सवाल पूछे हैं। उद्देश्य वही एक ही होगा ना, कोई भी उद्देश्य जो है, चाहे आप किसी भी भाषा में पूछ लो, लेकिन घुमा घुमा के सेम सवाल आपसे बार बार पूछा गया है। तो इसलिए मैंने कहा था कि ऑब्जेक्टिव क्या है टीचिंग के, हायर एजुकेशन में आपके एंशिएंट टाइम पे क्या ऑब्जेक्टिव थे, ऐसे क्वेश्चन आपसे बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब क्या बोला है कि टीचिंग का उद्देश्य क्या है? सबसे पहला ऑप्शन दिया है, जब यह ज्ञान और समझ के अंतर विरोध की ओर आता है तो छात्रों को सुविधा प्रदान करें, निर्धारित पाठ्यक्रम को कवर करें, एक आराम से शिक्षण और सीखने का माहौल बनाएं, ठीक है, और या फिर नियमित रूप से कक्षाएं ले। तो इनमें से कौन सा जो है वो आपकी टीचिंग का है ना ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, एम होना चाहिए? तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। फैसिलिटेट स्टूडेंट व्हेन इट कम टू कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, बच्चे को ज्ञान प्राप्त करें, बच्चे को ज्ञान दे, और जो चीज आप उसको सिखा रहे हो उसकी अंडरस्टैंडिंग में भी उसके कंस्ट्रक्शन में हेल्प करें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, टीचिंग हेल्प्स इन, शिक्षण में मदद करता है,
क्या चीज है जो आपकी शिक्षण में मदद करती है। ट्रांसमिटिंग सोशल वैल्यूज एंड आइडियल्स टू द यंग माइंड, युवा मानव को सामाजिक मूल्यों और आदर्शों को प्रसारित करना, ये आपकी शिक्षण में मदद करता है। प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर कंपटीशन, प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर कंपटीशन, दोनों सेम ऑप्शन आ गए हैं, यानी कि प्रतियोगिता के लिए बच्चे को तैयार करना, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो जो है वो आपकी सभी ऑल ऑफ द अबव जो है वो इसका करेक्ट आंसर है कि शिक्षण में मदद करता है क्या, आपको है ना सोशल वैल्यूज को डेवलप करना, बच्चे को कंपटीशन के लिए भी तैयार करना, ठीक है, उसको ज्ञान भी देना, ये सब कुछ आपकी टीचिंग में हेल्प करता है। ठीक है, अगला सवाल क्या बोला है, इन द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ स्टूडेंट हु प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, एक छात्र के समग्र विकास में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। टीचर, गाइड, स्कूल मैनेजर या फिर प्रिंसिपल, अध्यापक, संरक्षक, स्कूल प्रबंधक या फिर प्रिंसिपल। तो टीचर जो है वो ओवरऑल ग्रोथ में बच्चे की इंप्रूवमेंट में या फिर बच्चे की ग्रोथ में है ना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो टीचर निभाता है, क्योंकि बच्चे अपने घर पे जितनी ज्यादा समय तक रहते हैं उससे कई ज्यादा समय वो अपने टीचर्स के साथ में बिताते हैं। ठीक है, तो टीचर्स के साथ में हम ज्यादा समय बिताते हैं, इसलिए हमारे ओवरऑल ग्रोथ में, हमारे डेवलपमेंट में जो सबसे ज्यादा अधिक हाथ होता है वो इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है, टीचर्स का होता है, अध्यापकों का होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला सवाल क्या बोला है, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन वॉज स्टेटेड बाय, शिक्षा मनुष्य में पहले से ही पूर्णता की अभिव्यक्ति है, यानी कि शिक्षा मनुष्य में पहले से ही पूर्णता की अभिव्यक्ति है। ये बात किसने कही है, गांधी जी ने कही है, टैगोर ने कही है, स्वामी विवेकानंद ने कही है, या फिर श्री अरबिंदो ने कही है। तो ये आपकी स्वामी विवेकानंद ने बात कही है। क्या बोला है, शिक्षा मनुष्य में पहले से ही पूर्णता की अभिव्यक्ति है, यानी कि एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन द मैन। तो ये बात आपकी स्वामी विवेकानंद जी ने कही है। ठीक है, अगला सवाल क्या बोला है, while delivering lectures if there is some disturbance in the class, अगर आप पढ़ा रहे हो, अगर आप लेक्चर दे रहे हो, आप व्याख्यान विधि के दौरान आप बच्चे को पढ़ा रहे हो और अगर क्लास में कुछ बच्चे जो है वो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं, तो टीचर को क्या करना चाहिए, कीप क्वाइट फॉर अ वाइल एंड देन कंटिन्यू, कुछ समय के लिए शांत हो जाओ और फिर से शुरू करो, या फिर पनिश दोज कॉजिंग डिस्टर्बेंस, जो डिस्टर्बेंस कर रहे हैं उनको पनिशमेंट दो, सजा दो, मोटिवेट टू टीच दोज कॉजिंग डिस्टर्बेंस, जो बच्चे डिस्टर्बेंस कॉज कर रहे हैं, जो बच्चे डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं क्लास में, उनको मोटिवेट करो कि भाई पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो और ये डिस्टर्बेंस करना छोड़ो। ठीक है, या फिर नॉट बॉदर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन द क्लास, या फिर ध्यान ही मत दो, जो हो रहा है होने दो, बच्चे जो कर रहे हैं करने दो। तो कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है, अगर टीचर पढ़ाने के दौरान बच्चे क्लास में डिस्टर्ब करें तो कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका सही है। ना ही टीचर को चुपचाप रहना चाहिए, ना ही टीचर को पनिशमेंट देनी चाहिए, और ना ही टीचर को परवाह ही नहीं करनी चाहिए, बल्कि टीचर को क्या करना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगर कुछ बच्चे क्लास में मस्ती कर रहे हैं, क्लास में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं, तो टीचर को उनको मोटिवेट करना चाहिए कि भाई मस्ती वस्ती तो छोड़ो और पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ने के लिए उनको मोटिवेट करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला सवाल क्या बोला है, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन द टीचिंग इज, शिक्षण में पहला महत्वपूर्ण कदम क्या होता है, प्लानिंग बिफोर हैंड, ऑर्गेनाइजिंग मटीरियल टू बी टॉट, नोइंग द बैकग्राउंड ऑफ स्टूडेंट, या फिर नन ऑफ द अबव। शिक्षण में पहला महत्वपूर्ण कदम क्या होता है, पहले से योजना बनाना यानी कि प्लानिंग करना, सिखाने की सामग्री को व्यवस्थित करना, विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि जानना, या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं, नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर सी जो है, ठीक है, इसमें बोला है कि फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप क्या होता है, नोइंग द बैकग्राउंड ऑफ द स्टूडेंट, विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि जानना। बैकग्राउंड यानी कि जो आपने पढ़ाया था पिछली क्लास में वो जानोगे आप। ठीक है, जो मैंने प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था मैं उसको जानूंगी, उसके अनुसार मेरे को पता चलेगा कि बच्चे को पहले पढ़ाया हुआ कितना समझ में आया है, या फिर इस टॉपिक के बारे में बच्चे को पहले से कितना ज्ञान है। अगर मेरे को पता चलता है कि बच्चे को ऑलरेडी इस बात के बारे में वो ऑलरेडी जानता है, तो फिर मैं जहां से वो नहीं जानता है उसके आगे से शुरू करूंगी। अगर मेरे को पता है कि बच्चे को इस चीज के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो फिर मैं बिल्कुल शुरुआत से शुरू करूंगी। तो बच्चे का बैकग्राउंड जानना कि उस टॉपिक के बारे में वो कितना ज्यादा जानता है, उसको कितनी ज्यादा जानकारी है, यहाँ से ये मेरा होता है पहला स्टेप। ठीक है, अब ये जानने के बाद में फिर मैं क्या करूंगी, बैकग्राउंड जान लिया उसके बाद में मैं अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाती हूँ, अपने उद्देश्य बनाती हूँ कि भाई जो भी मैं पढ़ाने वाली हूँ बच्चे को, जो भी मेरी टीचिंग होने वाली है उसके मेन उद्देश्य क्या है, उसके अकॉर्डिंग फिर मैं प्लानिंग करती हूँ। फिर प्लानिंग करने के बाद में फिर मैं अपनी टीचिंग को इम्प्लीमेंट करती हूँ, यानी कि फिर मैं पढ़ाना शुरू करती हूँ, फिर उसको इवेल्युएट करती हूँ, उनका मूल्यांकन करती हूँ बच्चों का, और फिर मैं उनको फीडबैक देती हूँ। ठीक है, ये सभी चरण होते हैं जब भी आप टीचिंग करते हो, तो आपको इस दौरान इन चरणों के आधार पर करना होता है। सबसे पहले बच्चे का बैकग्राउंड देखना होता है कि भाई बच्चे को जो आप पढ़ाने वाले हो उसमें बच्चे को कितनी ज्यादा जानकारी पहले से है।
ठीक है। उसके अकॉर्डिंग फिर हम हमारे उद्देश्य बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमको क्या पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है, वो जो प्लानिंग है यानी कि योजना है वो हम फिर बाद में बनाते हैं। फिर योजना बनाने के बाद में फिर हम इम्प्लीमेंट करते हैं यानी कि लागू करते हैं। जो भी मैंने प्लानिंग बनाई है उसको फिर मैं इम्प्लीमेंट करूंगी। जो भी मैंने सोचा था कि भाई मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगी, ऐसे एग्जाम्पल का यूज करूंगी, वो मैं रियल लाइफ में टीच करके उस चीज को इम्प्लीमेंट करूंगी। ठीक है, यानी कि जो टीचिंग होगी फिर वो मेरी यहाँ पे आएगी। फिर बच्चों को इवेल्युएट करना, मूल्यांकन करना कि भाई उनको जो मैंने पढ़ाया है क्या उनको समझ में आया या फिर नहीं समझ में आया। और फिर लास्ट में क्या है, फीडबैक देना। ये क्या है, आपका फीडबैक देना कि बच्चे को फीडबैक दो कि भाई अच्छा आपको इतनी चीज समझ में आ गई है, अब आपको यहाँ से शुरू करना है। ठीक है, तो ये आपके चरण होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला सवाल क्या बोला है, इन्फॉर्मेशन ओवरलोडेड इन अ क्लासरूम एनवायरनमेंट बाय अ टीचर विल लेड टू। शिक्षक द्वारा कक्षा में वातावरण में, है ना, वातावरण में अधिभारित सूचना से किसको बढ़ावा मिलेगा। अगर टीचर ने क्लास में ओवरलोडेड इन्फॉर्मेशन दे दी है बच्चे को, टीचर ने इतना ज्यादा पढ़ा दिया बच्चे को कि बच्चे का जो ब्रेन है वो पूरा भर चुका है। भाई हर चीज की लिमिट होती है। अगर आप एक ही दिन में पूरे 10 चैप्टर पढ़ा दोगे तो बच्चा भी नहीं पढ़ पाएगा। ठीक है, अगर टीचर ने क्लास के अंदर ओवरलोड कर दिया है बच्चे को इन्फॉर्मेशन से, तो उससे क्या होगा, हाई लेवल पार्टिसिपेशन होगा, सिमेंटिक बैरियर होगा, इफेक्टिव इंप्रेशन जमेगा या फिर डिलेड फीडबैक मिलेगा, उच्च स्तरीय सहभागिता होगी, अर्थ संबंधी आपकी, है ना, जो आपके सटीकता है वो आएगी, प्रभावशाली छवि बनेगी या फिर विलंबित प्रतिक्रिया मिलेगी। आपको डिलेड फीडबैक मिलेगा। अगर आप काफी सारी इंफॉर्मेशन से बच्चे को भर दोगे, ओवरलोड कर दोगे इंफॉर्मेशन को, तो उस चीज को प्रोसेस करने में, समझने में बच्चे को टाइम लगेगा। समझने में टाइम लगेगा, बच्चा उसको समझेगा, सोचेगा, ठीक है, और फिर पढ़ेगा, करेगा। उसके बाद में फिर वो आपको फीडबैक देगा। तो फीडबैक जो है वो आपको सबसे बाद में मिलेगा, यानी कि डिले होकर मिलेगा, देर से मिलेगा। ठीक है, अगर बच्चे को, अगर आप ओवरलोड कर दोगे इन्फॉर्मेशन से, तो उससे होता क्या है, फीडबैक जो है वो आपको डिले होकर मिलता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला सवाल क्या पूछा है, when the learning outcome of students are ensured with employment of less resources and effort on the part of teacher and more initiative for self learning is evident, which of the following expression will describe the teacher most appropriately। जब शिक्षकों की ओर से कम संसाधनों और प्रयासों को नियोजित करके छात्रों के अधिगम परिणामों को सुनिश्चित किया जाता है और स्वयं शिक्षण के लिए अधिक पहल स्पष्ट होती है, तो निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति शिक्षक को सबसे उपयुक्त रूप से वर्णित करेगी। टीचर क्या है, सक्सेसफुल है, टीचर इफेक्टिव है, टीचर इंटेलिजेंट है या फिर टीचर प्रैक्टिकल है। टीचर सफल है, शिक्षक प्रभावी है या फिर बुद्धिमान है या फिर व्यवहारिक है। क्वेश्चन क्या बोला है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन सिंपल सा इसका मतलब क्या है। अगर टीचर जो है, कोई टीचर है, वो पढ़ाने के लिए बच्चे को पढ़ा रहा है, तो वो कुछ रिसोर्सेज का यूज कर रहा है। ठीक है, कुछ मटेरियल का यूज कर रहा है, कुछ रिसोर्सेज का यूज कर रहा है, कम से कम संसाधनों में वो ज्यादा से ज्यादा, यानी कि ज्यादा अच्छी प्रोडक्टिविटी बाहर निकाल के ला रहा है, यानी कि कम संसाधनों का यूज करके भी वो बच्चे को अच्छी से अच्छी जानकारी प्रदान कर रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या बोल सकते हैं कि टीचर क्या है, सक्सेसफुल है, टीचर इफेक्टिव है, टीचर इंटेलिजेंट है या फिर टीचर प्रैक्टिकल है। इससे हम बोल सकते हैं कि टीचर क्या है, प्रभावी है, टीचर जो है वो इफेक्टिव है। ठीक है, अगर टीचर कम संसाधन का यूज करके भी अच्छी प्रोडक्टिविटी निकाल रहा है, कम चीजों का यूज करके भी बच्चे के अंदर अच्छे से अच्छे ज्ञान को डेवलप कर पा रहा है, यानी कि टीचर क्या है, प्रभावी है, इफेक्टिव है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होता है। अगला सवाल क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट इम्पैक्ट टीचिंग। निम्नलिखित में से कौन सा कारक शिक्षण को प्रभावित नहीं करता है। क्लासरूम एक्टिविटी दैट एनकरेज लर्निंग, कक्षा गतिविधि जो अधिगम को प्रोत्साहित करती है। सोशल इकोनॉमिक फैक्टर ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट, शिक्षकों और छात्रों का सामाजिक आर्थिक कारक। लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस, अनुभव के माध्यम से अधिगम या फिर टीचर्स नॉलेज, शिक्षक का ज्ञान। कौन सी चीज है जो टीचिंग को प्रभावित नहीं करेगी। क्लासरूम एक्टिविटी, बच्चे क्लास में क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ये तो टीचिंग को प्रभावित करेगा, तो ये एलिमिनेट कर दो। सोशल इकोनॉमिक फैक्टर, यानी कि शिक्षकों और छात्रों की सामाजिक आर्थिक स्थिति कैसी है। अब टीचर जो है वो चाहे अमीर है चाहे गरीब है, वो चाहे किसी भी सोशल स्टेटस से आता है, जो भी उसका इकोनॉमिक स्टेटस है, या फिर बच्चे का जो भी इकोनॉमिक स्टेटस है, जो भी सोशल स्टेटस है, उससे टीचिंग जो है वो प्रभावित नहीं होती है। ठीक है, अब टीचर गरीब है अमीर है, बच्चा गरीब है अमीर है, उससे पढ़ाने को क्या प्रभावित पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही आंसर नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है उससे क्या होगा, टीचिंग पे कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो यही आपका सही आंसर होगा। ठीक है, थर्ड बोला है लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस, अनुभव के माध्यम से अगर आप सीखोगे तो भी टीचिंग पे असर पड़ेगा। और टीचर का ज्ञान, टीचर में कितना ज्ञान है कितना ज्ञान नहीं है, उससे भी टीचिंग जो है वो आपकी प्रभावित होगी। तो सारे ऑप्शन सही है एक को छोड़कर, जो कि आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला सवाल क्या बोला है, अ सक्सेसफुल टीचर इज वन हु इज, एक सफल शिक्षक कौन होता है। कंपैशनेट एंड डिसिप्लिनेरियन,
सहानुभूतिशील और अनुशासनात्मक चीजों का यूज करके, यानी कि सहानुभूतिशील होता है और अनुशासनात्मक होता है तो क्या वो टीचर सक्सेसफुल कहलाता है। क्वाइट एंड रिएक्टिव, शांत और प्रतिक्रियाशील होता है। टॉलरेंट एंड डोमिनेटिंग होता है, सहनशील और है ना डोमिनेटिंग होता है, या फिर सहनशील और हावी होता है। पैसिव एंड एक्टिव, धैर्य युक्त और सक्रिय होता है। कौन सा इनमें से टीचर जो है वो आपका सक्सेसफुल कहलाएगा। जिस टीचर में अगर कंपैशनेट और डिसिप्लिनेरियन है, यानी कि सहानुभूति भी है और अनुशासनात्मक भी है, डिसिप्लिन भी है, तो ये टीचर जो है वो आपका सक्सेसफुल कहलाएगा। दूसरा बोला है शांत, यानी कि टीचर अगर शांत होगा तो जरूरी नहीं है कि वो सक्सेसफुल हो ही हो, तो ये गलत हो जाएगा। टॉलरेंट एंड डोमिनेटिंग, टीचर अगर डोमिनेटिंग है, हावी है बच्चों के ऊपर, है ना, अपना ज्यादा से ज्यादा डोमिनेशन कर रहा है, तो ये भी सही नहीं है, ये भी नेगेटिव पॉइंट है, जिससे भी टीचर सक्सेसफुल नहीं बनेगा। और धैर्य और सक्रिय, ठीक है, एक्टिव तो सही है पर पैसिव सही नहीं है। टीचर जो है वो अगर पैसिव है तो उसकी टीचिंग जो है वो टीचर जो है वो सक्सेसफुल नहीं कहलाएगा। लेकिन ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है कि टीचर में सहानुभूति भी है और अनुशासन भी है, कंपैशनेट भी है और डिसिप्लिन भी है, तो ये टीचर जो है वो आपका सक्सेसफुल कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोला है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच टूल इज नॉट सीम्स टू बी एप्रोप्रिएट फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रचनात्मक मूल्यांकन के लिए उपयुक्त नहीं किया जाता है। ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होते हैं मैंने आपको समझाया था, इससे पहले वाली क्लास में हमने जब क्वेश्चन किया था तब फॉर्मेटिव असेसमेंट होते हैं और हमारे पास में समेटिव होता है, डायग्नोस्टिक होते हैं, काफी सारे टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन होते हैं। यहाँ पे पूछा गया इनमें से कौन सा हम फॉर्मेटिव असेसमेंट के टाइम पे यूज नहीं करते हैं। क्विजेज, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन या फिर कॉन्वर्जेशन, प्रश्नोत्तरी, मानदंड संदर्भित प्रशिक्षण, समूह चर्चा या फिर बातचीत। तो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट जो है आपका, मानदंड संदर्भित प्रशिक्षण जो है, वो हम फॉर्मेटिव असेसमेंट के टाइम पे यूज नहीं करते हैं। फॉर्मेटिव क्या होता है, पढ़ाने के दौरान हम किस तरीके से बच्चे को इवेल्युएट करें, उसका मूल्यांकन किस तरीके से करते हैं पढ़ाने के दौरान, उसको बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, तो पढ़ाने के दौरान हम बच्चे से प्रश्नोत्तरी कर सकते हैं, उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्विजेस पूछ सकते हैं। ठीक है, हम समूह चर्चा यानी कि ग्रुप डिस्कशन भी कर सकते हैं पढ़ाने के दौरान, और हम कॉन्वर्सेशन यानी कि बातचीत भी कर सकते हैं किसी टॉपिक के ऊपर। तो ये तीनों ही आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट के टाइम पे किए जा सकते हैं, लेकिन मानदंड संदर्भित प्रशिक्षण हम फॉर्मेटिव असेसमेंट के टाइम पे नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही आंसर है। ठीक है, अब फॉर्मेटिव असेसमेंट होता क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ असेसमेंट विच रिफर्स टू मॉनिटर द चिल्ड्रंस प्रोग्रेस थ्रू आउट द लर्निंग एंड टीचिंग प्रोसेस। Quizzes, group discussion, conversation, portfolio, rating scales, and anecdotal record, etc. are the appropriate tool for formative assessment. रचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है, यह एक प्रकार का मूल्यांकन है जो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया के दौरान बच्चे की प्रगति की निगरानी करने के लिए संदर्भित किया जाता है। पढ़ाने के दौरान हम इसको चेक करने के लिए करते हैं कि भाई जो टीचर पढ़ा रहा है क्या वो चीज बच्चे को वाकई में समझ में आ रही है या फिर नहीं समझ में आ रही है। ठीक है, तो वो निगरानी करने के लिए कि भाई क्या बच्चे को समझ में आ रहा है या फिर नहीं समझ में आ रहा है, उसकी प्रगति को चेक करने के लिए हम करते हैं फॉर्मेटिव यानी कि रचनात्मक मूल्यांकन। और प्रश्नोत्तरी, समूह चर्चा, बातचीत करना, है ना, पोर्टफोलियो, रेटिंग स्केल या फिर आपका है ना उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड यानी कि एनेक्डोटल रिकॉर्ड जो होते हैं, ये सभी आपके रचनात्मक मूल्यांकन के लिए उपयुक्त उपकरण है। ठीक है, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन भी मैंने यहाँ पे मेंशन करा हुआ है। ठीक है, अगला सवाल क्या बोला है, A teacher asked his or her student to draw a concept map to reflect their comprehension of a topic. एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों से किसी विषय की उनकी समझ को दर्शाने के लिए एक अवधारणा मानचित्र बनाने के लिए कहता है। एक टीचर ने अपने बच्चे को बोला कि भाई किसी टॉपिक के ऊपर जो भी आपकी कॉम्प्रीहेंशन यानी कि जो भी आपकी समझ है उससे जुड़ा हुआ आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट मैप जो है वो तैयार करना है। तो अब इससे आपको बताना है कि चारों ऑप्शन जो है वो इस चीज को कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं। ही और शी इज जॉगिंग द मेमोरी ऑफ द स्टूडेंट, यानी कि छात्रों की स्मृति जॉगिंग कर रहा है वो टीचर, इसलिए उसने ये बात बोली है। क्या, कंडक्टिंग फॉर्मेटिव असेसमेंट, रचनात्मक मूल्यांकन कर रहा है इसलिए उसने ये बात बोली है। क्या, टेस्टिंग द एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट टू समराइज मेन टॉपिक, मुख्य बिंदुओं को संक्षिप्त में प्रस्तुत करने के लिए छात्रों की क्षमता का प्रशिक्षण करने के लिए ये बात बोली है क्या टीचर ने। या फिर ट्राइंग टू डेवलप रूब्रिक्स टू इवेल्युएट अचीवमेंट ऑफ द स्टूडेंट, छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए रूब्रिक विकसित करने का प्रयास करने के लिए बोली है क्या ये बात। तो इसका सही आंसर होगा कंडक्टिंग फॉर्मेटिव असेसमेंट। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही आंसर है, रचनात्मक आंकलन यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट जो हम पढ़ाने के दौरान करते हैं। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट करने के लिए टीचर ने बच्चे को बोला है कि जो भी है ना, जो भी नया टॉपिक है, जो भी नया कॉन्सेप्ट है, इस पे जो भी आपका कॉम्प्रीहेंशन है, जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है, जो भी आपकी समझ है, उससे जुड़ा हुआ आपको कॉन्सेप्ट मैप जो है वो तैयार करना है। तो ताकि हम बच्चे को चेक कर सके कि क्या उसको कितनी चीज समझ में आई है, कितनी समझ में नहीं आई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही आंसर है।
यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है, आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, रचनात्मक आकलन के बारे में, फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। इट रिफर्स टू मॉनिटर चाइल्ड्स प्रोग्रेस थ्रू आउट द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इन दिस केस इट विल हेल्प टीचर टू नो चिल्ड्रंस लर्निंग नीड्स रिगार्डिंग द टॉपिक एंड देन मीट द नीड बाय रेमेडिकल टीचिंग। यानी कि वही मैंने आपको बताया कि जो हम पढ़ाने के दौरान करते हैं वो आपका फॉर्मेटिव यानी कि रचनात्मक आकलन होता है, मूल्यांकन होता है। ठीक है, ताकि हमको पता चले कि भाई जो टीचर पढ़ा रहा है क्या बच्चे को समझ में आ रहा है। अगर कुछ दिक्कतें आती है तो फिर उसके अकॉर्डिंग अपनी टीचिंग को चेंज करना। ठीक है, बच्चे से पूछना कि क्या समस्या आ रही है। तो ये सब कुछ जानने के लिए हम करते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, पढ़ाने के दौरान करते हैं, इस बात को याद रखना। अगला सवाल क्या बोला है, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, जिसको हम सीसीई भी बोलते हैं, उसका एम क्या है, टू इवेल्युएट द, यानी कि सतत और व्यापक मूल्यांकन। सीसीई का उद्देश्य का मूल्यांकन है ना, सीसीई का है ना उद्देश्य क्या है, टू नो द चाइल्ड ओनली, केवल बच्चे का ज्ञान, टू नॉलेज ऑफ चाइल्ड ओनली। ठीक है, बच्चे के ज्ञान को देखने के लिए। रीजनिंग ऑफ चाइल्ड ओनली, केवल बच्चे का तर्क देखने के लिए। अंडरस्टैंडिंग ऑफ चाइल्ड ओनली, जो हम सीसीई यानी कि कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्यूशन करते हैं, उसका उद्देश्य का मूल्यांकन किसके लिए करते हैं हम, बच्चे का नॉलेज देखने के लिए, बच्चे की रीजनिंग देखने के लिए, तर्क देखने के लिए, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझ देखने के लिए, या फिर ऑल एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, बच्चे के विकास के सभी पहलुओं को देखने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका सही आंसर है। ऑल एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड यानी कि बच्चे के विकास के सभी पहलुओं को देखने के लिए हम करते हैं कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। अब इसका मतलब क्या होता है, अब ये जो शब्द है वो आपकी तीन चीजों से मिलकर बना है, कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, सीसीई। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस यानी कि लगातार, जहां पे हम बच्चे का लगातार मूल्यांकन कर रहे हैं, ये हो गया कॉन्टिन्यूअस। कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है ऑल राउंड, यानी कि सभी चीजों का बच्चे के अंदर विकास होना चाहिए, उसकी कॉग्निटिव एबिलिटी का, उसकी इफेक्टिव डोमेन का, उसकी साइकोमोटर डोमेन का और उसके कॉग्निटिव डोमेन का, तीनों ही डोमेन्स का विकास होना चाहिए। तो ये होता है कॉम्प्रिहेंसिव, यानी कि ऑल ओवर डेवलपमेंट होना चाहिए बच्चे का, इसको हम कॉम्प्रिहेंसिव बोलते हैं। और इवेल्यूशन यानी कि ये मूल्यांकन की एक तकनीक है। ठीक है, तो कॉम्प्रिहेंसिव, कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्यूशन क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस यानी कि लगातार, कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि ऑल ओवर डेवलपमेंट, और इवेल्यूशन क्योंकि ये मूल्यांकन की एक तकनीक है। ठीक है, तो ये होता है आपका कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, continuous comprehensive evaluation commonly known as CCE has been introduced as a school based system of evaluation by CBSE in 2009 with the enactment of Right to Education Act। यानी कि सतत और व्यापक मूल्यांकन, जिसे आमतौर पर CCE के रूप में जाना जाता है, CBSE द्वारा 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के साथ मूल्यांकन की एक स्कूल आधारित प्रणाली के रूप में इसको है ना पेश किया गया था। ठीक है, 2009 में किया था CBSE ने। ठीक है, फिर continuous comprehensive evaluation aim to evaluate all the aspect of development of child as it ensure all round development of student including cognitive, साइकोमोटर एंड अफेक्टिव डोमेन, जो मैंने आपको भी समझा दिया है। सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य बच्चे के विकास के सभी पहलुओं का मूल्यांकन करने के लिए होता है, जैसे कि संज्ञानात्मक हो गया, साइकोमोटर हो गया और प्रभावी और आपकी प्रभावशाली डोमेन हो गया। ठीक है, यानी कि हमको बच्चे के अंदर संज्ञानात्मक डोमेन, साइकोमोटर डोमेन और प्रभावशाली डोमेन, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन, तीनों का ही डेवलपमेंट करना है। कॉग्निटिव ब्रेन से जुड़ा हुआ, साइकोमोटर आपकी स्किल्स, आपके कौशल का ज्ञान, अफेक्टिव डोमेन प्रभावशाली नहीं है ये, अफेक्टिव यानी कि आपके इमोशंस का डेवलपमेंट। ठीक है, तो हमको बच्चे के कॉग्निटिव ब्रेन का डेवलपमेंट, हार्ट यानी कि इमोशंस का डेवलपमेंट और साइकोमोटर यानी कि स्किल्स का डेवलपमेंट, ऑलराउंड डेवलपमेंट हमको बच्चे को करना है। तो ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए हम करते हैं कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अगला सवाल क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स डिनोट ग्रेट स्ट्रेंथ ऑफ अ टीचर। निम्नलिखित में से कौन सा गुण शिक्षक की महान शक्तियों को दर्शाता है। पहले बोला है फुल एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन द इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट, सेटिंग एग्जाम्पल्स, विलिंगनेस टू पुट अजम्पशंस टू द टेस्ट, या फिर एक्नॉलेजिंग मिस्टेक्स। निम्नलिखित में से कौन सा गुण शिक्षक की महान शक्तियों को दर्शाता है। संस्थागत प्रबंधन में संस्थागत प्रबंधन में पूर्णकालिक सक्रिय भागीदारी देना, उदाहरण स्थापित करना, परीक्षण के लिए मान्यताओं को रखने की इच्छा रखना, या फिर गलतियों को स्वीकार करना। कौन सी चीज जो है वो एक शिक्षक की महान शक्तियों को दर्शाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। यानी कि अगर आप इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट में इन्वॉल्व हो, अगर टीचर आपके इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट यानी कि संस्थागत प्रबंधन में जुड़ा हुआ है, तो वो महान टीचर नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसका काम तो पढ़ाने का है, इंस्टीट्यूशन में काम करने का थोड़ी ना है, इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट से जुड़े हुए चीजों में है ना हस्तक्षेप करने का थोड़ी ना है। तो इसलिए ए ऑप्शन को एलिमिनेट करो। ए को एलिमिनेट करोगे तो आपके सामने आपका आंसर जो है वो ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा कि एग्जाम्पल देना,
विलिंगनेस टू पुट अजम्पशंस एंड एक्नॉलेजिंग द मिस्टेक्स, यानी कि उदाहरण रखना, परीक्षण के लिए मान्यताओं को रखने की इच्छा रखना और गलतियों को भी स्वीकार करना। तीनों ही जो है वो आपके सही है, बी, सी और डी, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला सवाल क्या बोला है, व्हाट आर द रिक्वायर्ड फॉर गुड टीचिंग, अच्छे शिक्षण के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है, डायग्नोसिस की, रेमेडी की, डायरेक्शन की या फिर फीडबैक की, निदान की, उपाय की, दिशा की या फिर प्रक्रिया की, प्रतिक्रिया की। ठीक है, तो कौन सी चीज की जरूरत होती है गुड टीचिंग के लिए, तो गुड टीचिंग के लिए डायग्नोस की भी जरूरत होती है, रेमेडी की भी जरूरत होती है, डायरेक्शन और फीडबैक, यानी कि चारों ही चीजों की जरूरत होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अब इन शब्दों का मतलब क्या है, डायग्नोस यानी कि आपको कोई समस्या है पढ़ाने में या फिर पढ़ने में, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो वो क्या प्रॉब्लम है, वो समस्या का कारण क्या है, क्यों आपको वो दिक्कत आ रही है, वो कारण जानने के लिए हम डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन भी करते हैं। ठीक है, मूल्यांकन भी करते हैं। तो डायग्नोसिस क्या होता है, प्रॉब्लम को देखना कि भाई बच्चे में कोई समस्या है तो वो क्या समस्या है, ऐसी समस्या क्यों आ रही है। आप डॉक्टर के पास में जाते हो कि भाई मेरा पेट दुख रहा है, तो डॉक्टर क्या बोलता है, पहले डायग्नोस करवा के आओ। ठीक है, डायग्नोस करवाना यानी कि आप डायग्नोस करवा के आओगे तो आपको पता चलेगा कि बीमारी क्या है, बीमारी क्या है वो पता चलेगा तभी ना डॉक्टर उसकी दवाई दे पाएगा। तो बीमारी क्या है वो जांचने के लिए टीचर क्या करेगा, डायग्नोस करेगा। ठीक है, फिर रेमेडी, रेमेडी क्या है, उपाय। अब बीमारी पता चल गई तो बीमारी का उपाय भी तो हम भी निकालेंगे, तो रेमेडी भी जरूरी होती है गुड टीचिंग के लिए। डायरेक्शन यानी कि दिशा देना, बच्चे को सही दिशा देना भी आपकी गुड टीचिंग की एक है ना रिक्वायरमेंट है। और फीडबैक यानी कि प्रतिक्रिया देना, जो आपने पढ़ा है, जो मैंने आपको पढ़ाया है, जो आपको समझ में आया है, उस चीज के बारे में बच्चे को फीडबैक देना भी जरूरी होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी सभी आपके सही है। अच्छी टीचिंग के लिए, अच्छे शिक्षण के लिए सभी चीजें जो है वो आवश्यक होती है। ठीक है, तो ए फर्स्ट ऑप्शन जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल क्या बोला है, एज अ टीचर सिलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन टू एंश्योर योर इफेक्टिव प्रेजेंस इन द क्लासरूम। एक शिक्षक के रूप में कक्षा में अपनी प्रभावी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम विकल्प का चयन करें। अगर आप एक है ना टीचर हो, सपोज इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि आप क्या हो, एक शिक्षक हो, तो एक शिक्षक के रूप में कक्षा में अपनी प्रभावी उपस्थिति आपको सुनिश्चित करनी है। आपको अपनी क्लास के अंदर अपनी प्रेजेंस जो है, अपनी उपस्थिति जो है वो आपको प्रभावी तरीके से सुनिश्चित करनी है। तो आप क्या करोगे, यूज ऑफ पियर कमांड, यानी कि पियर कमांड का प्रयोग करोगे, मेकिंग अग्रेसिव स्टेटमेंट, आक्रामक है ना बयान दोगे, अडॉप्शन ऑफ वेल स्टेब्लिश्ड पोस्चर, सुस्थापित आपका जो पोस्चर है उसको अपनाओगे, या फिर बीइंग अथॉरिटेरियन, सत्तावादी बन जाओगे। अगर आपको अपनी उपस्थिति को प्रभावी तरीके से सुनिश्चित करना है क्लास में, तो ना ही आप पियर कमांड का यूज करोगे, ना ही आप आक्रामक है ना बयान दोगे, अग्रेसिव स्टेटमेंट दोगे, ना ही आप सत्तावादी बनोगे, बल्कि आप क्या करोगे, अपना जो पोस्चर है उसको वेल स्टेब्लिश्ड करोगे। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है, अडॉप्शन ऑफ वेल स्टेब्लिश्ड पोस्चर, वो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आए होंगे सभी क्वेश्चंस, और सभी क्वेश्चंस का जो एक्सप्लेनेशन है वो भी मैंने बहुत ही डिटेल तरीके से दिया है और बहुत ही सरल से सरल भाषा में दिया है, ताकि आपको क्वेश्चन को समझ के ही टॉपिक्स जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये हमारी आज की क्लास थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू।